नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जिसमें दिखाते हैं खबरों के पीछे की असल खबर। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड। पिछले कई दिनों से हम न्यूज डिकोड की शुरुआत करते हैं सदन में आज क्या हुआ इस खबर के साथ, क्योंकि सदन पर देश भर की और दुनिया तक की नजरें होती हैं। यहां से क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, इसका फैसला वहां होता है। पर आज भी कुछ काम हुआ क्या, ये आज जानने के लिए देश ने सदन की तरफ देखा। लोकसभा राज्यसभा में आज फिर उन्हीं मुद्दों पर उन्हीं मांगों के साथ हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से एक बार फिर कार्यवाही को बहुत ही कम समय तक चलने के बाद कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। सोमवार का दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही के लिहाज से अच्छा नहीं रहा। सोमवार को सदन के दोनों सदनों में जमकर हंगामे से शुरुआत हुई। बीजेपी राहुल गांधी से बयान पर माफी और विपक्ष अडानी के मामले की जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा रहा। भाजपा और कांग्रेस के हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्यवाही स्थगित की जाती है। इसके पहले 13 मार्च को बजट के दूसरे चरण का सत्र शुरू हुआ था। सदन शुक्रवार तक लगभग स्थगित ही रहा। इसके बाद शनिवार रविवार को 2 दिन की छुट्टी पड़ गई। सोमवार को एक बार फिर सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन हंगामे के चलते इसे फिर स्थगित किया। इससे पहले रविवार को राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी। राहुल ने 30 जनवरी भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के दिन श्रीनगर में रेप पीड़ित को लेकर बयान दिया था। पुलिस उसी मामले में पूछताछ के लिए उनके घर गई। हालांकि राहुल ने पुलिस अधिकारियों को करीब 2 घंटे इंतजार करवाया। पुलिस से जवाब देने के लिए वक्त मांगा, जो उन्हें मिल गया था। तो एक बार फिर से राज्यसभा लोकसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष एकजुट नजर आया, लेकिन टीएमसी बाकी विपक्षी दलों से अलग दिखा। सवाल उठता है क्यों? इसी बहाने विपक्षी एकता और सरकार की नीयत दोनों को आज हम डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहती थी, एक सीरियस नेता के तौर पर स्टैब्लिश करना चाहती थी। इसमें काफी हद तक कामयाबी पार्टी को मिल गई। अडानी पर आई रिपोर्ट हिंडनबर्ग की, इसको लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिक किया, सदन में सवाल उठाए, बाहर भी उठाए, वो बतौर विपक्षी नेता काबिले तारीफ रहा। अडानी के मुद्दे पर टीएमसी के अलावा बाकी विपक्षी दल कांग्रेस के बैनर तले एक छत्र होकर विरोध करते नजर आ रहे हैं, यानी ये भी कांग्रेस की कामयाबी। कांग्रेस की सफलता के बीच में टीएमसी का रुख ये भी साफ तौर पर इशारे करता है। मसला ये है कि ममता बनर्जी कम से कम राहुल गांधी के पीछे खड़े दिखना नहीं चाहती। यही एक सवाल और जन्म लेता है कि क्या साल 2024 तक जब देश का चुनाव होगा, तब कांग्रेस के अलावा बाकी के विपक्षी दल राहुल के नेतृत्व को स्वीकार कर पाएंगे? अंतिम बात यह कि सरकार का रुख, जिस पर हमने कहा कि आज इसे भी डिकोड करेंगे, तो सरकार किसी भी कीमत पर अडानी के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आना नहीं चाहती। उसे भी एक बहाना मिला है। वो राहुल के विदेश में दिए गए बयान को लेकर लगातार हमलावर है, उसी रवैये से जैसे विपक्ष है। बड़ी बात यह कि इस दौर में सदन में हंगामा दोनों पक्षों की तरफ से दिख रहा है, जबकि संसद को चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की विपक्ष से कहीं ज्यादा दिखती है। अब ऐसे में हंगामा वर्सेस हंगामा ये तो नजर आ रहा है, लेकिन जो स्थगन बार बार हो रहा है, इससे नुकसान जनता का है। अगली खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा से, जहां शून्यकाल में बीजेपी ने एक बार फिर राशन घोटाले का मुद्दा उठाया और एक फिगर भी बताया। सत्ता पक्ष ने भी उसे माकूल जवाब देने की कोशिश की। हंगामे और नारेबाजी की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ विधानसभा की हैं, जहां सोमवार को शून्यकाल में एक बार फिर से चावल और राशन घोटाले का मुद्दा उठा। कथित राशन घोटाले के आरोपों पर बीजेपी ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। बीजेपी के आरोपों पर खाद्य मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा और विधानसभा उपाध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीडीएस में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि 13,391 राशन दुकानों में से 5,398 दुकानों में गड़बड़ी हुई है और इस तरह 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। इन लोगों ने आते ही, सरकार बनते ही दिसंबर 2021 में वो वेबसाइट को ही बंद कर दिया। गड़बड़ी की शुरुआत यहीं से होती है।
डॉक्टर रमन सिंह के अलावा बृजमोहन अग्रवाल, रंजना साहू, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी राशन घोटाले का मुद्दा उठाया। बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने। हमारी सरकार में गरीबों का राशन सबको बराबर मिल रहा है। ये हमारी सरकार है जो गरीबों का ध्यान रखती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के अलावा दूसरा कोई काम 14-15 साल इन लोगों का नहीं था। कुल मिलाकर राशन के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने सवाल पूछकर सरकार को असहज करने की कोशिश की। तो सदन के भीतर खाद्य मंत्री को आपने सुना। खाद्य मंत्री मानते हैं कि गड़बड़ी हुई है। साथ ही साथ एक बार फिर से चावल में गड़बड़ी का मुद्दा उठा और खाद्य मंत्री के उत्तर को भी आपने सुना। सवाल ये, बायोमेट्रिक प्रणाली के बावजूद इसमें गड़बड़ी हुई कैसे? आज हम इस वक्त पर, इस मौके पर एक नई तकनीक जिससे ऐसी गड़बड़ियों को आप रोक सकते हैं, इसको आज हम डिकोड कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट अक्सर पुख्ता सबूत होते हैं किसी भी प्रमाणीकरण के तौर पर, आप इनका इस्तेमाल देखते हैं, लेकिन यह भी सच है कि फिंगरप्रिंट के होते हुए भी कई दफा धोखाधड़ी की जा रही हैं। लोग क्लोन और रबर से फिंगरप्रिंट में गड़बड़ी किया करते हैं, ये हम जानते हैं। यहां मृत व्यक्ति तक के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करने के कई प्रकरण सामने आ चुके हैं। अब इन सब पर रोक लगाने के लिए भी टेक्निक आ गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर ने फिंगरप्रिंट के नाम पर होने वाले आपराधिक गतिविधियों को रोकने का एक नया तरीका इजाद किया। IIT इंदौर ने फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है, जिसकी मदद से बायोमेट्रिक मशीनों के अंदर एक सेंसर स्थापित होगा जो फिंगरप्रिंट के असली या नकली होने की पहचान करेगा, जांच आसानी से कर पाएगा। खास बात यह कि इस रिसर्च को पेटेंट करा लिया गया। इस फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम में उंगली को रखते ही स्कैनर दिल की धड़कनों को भी मैप करेगा और अगर कोई मृत व्यक्ति होगा तो फिर उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल वहां नहीं हो पाएगा। चलिए, अब फिलहाल इस तरीके के स्कैनर की मदद से सच का पता भी सिस्टम को लगाना है। जब सिस्टम और सरकार के मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि कार्रवाइयां करनी पड़ी हैं, तो आगे दोहराव ना हो, इसके क्या इंतजाम है, इस पर भी ध्यान सरकार का और सिस्टम का होना चाहिए। अब आते हैं एक अहम खबर पर। प्रमोशन समेत कई मांगों को लेकर इस वक्त अलग अलग वर्ग और खास तौर पे कर्मचारियों के वर्ग लामबंद हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। जरा इस टाइमिंग पर और इन हड़तालों पर एक नजर डालते हैं। चुनावी साल में अपनी मांगें पूरी कराने के लिए राजस्व अधिकारी भी लामबंद हो गए। वेतन विसंगति, पदोन्नति और राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने समेत 3 सूत्री मांगों पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए। जबलपुर में अधिकारियों ने विरोध करते हुए सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। और नंबर 3 तहसीलदार नायब की जो वेतन विसंगति है, अपने ही राज्य में अनेक लोगों से हमारा वेतन कम है और नायब का वेतन कम है, उसको ठीक किया जाए। दूसरी तरफ प्रदेश में करीब 18,000 रोजगार सहायकों और सह सचिवों ने तालाबंदी कर 31 मार्च तक काम बंदी का ऐलान कर दिया है। कहते कि हमारी मांग पर विचार किया जाए, क्योंकि उनने किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लिया नहीं, हमसे कोई बात नहीं करी, तो हम आज से और 31 मार्च तक काम बंद हड़ताल, कलम बंद हड़ताल और पंचायतों में ताला बंद करेंगे। हड़ताल का सीधा असर किसान और ग्रामीणों पर पड़ रहा है, क्योंकि अभी फसलों के नुकसान का सर्वे और लाडली बहना योजना के फॉर्म की KYC का काम जारी है। तो राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पंचायत कर्मी सब हड़ताल पर हैं। आज हम हड़तालों की इस खास टाइमिंग को डिकोड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत तक चुनाव होने वाले। कर्मचारियों को ये बात अच्छे से पता है कि चुनाव से कुछ महीने पहले का ये वक्त ऐसा है जब सरकार पर चौतरफा दबाव काम करता है। कर्मचारियों की ये समझ एकदम ठीक भी है, क्योंकि इसका इतिहास रहा है। सरकारें चुनाव से पहले हर वर्ग को खुश करती हैं और ऐसे में अपने कर्मचारियों को नाराज करने का जोखिम तो उठाएंगे नहीं। पंचायत कर्मी 31 मार्च तक काम नहीं करेंगे, मतलब गांव में विकास से जुड़े तमाम काम ठप रहेंगे, सर्वे के काम ठप रहेंगे, प्रतिदिन के काम पर भी इसका असर पड़ेगा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार 3 दिनों तक अवकाश पर रहेंगे, यानी तहसील से जुड़े कामकाज भी नहीं हो पाएंगे। ये दोनों हड़तालें सांकेतिक हैं, यानी सरकार का ध्यान खींचने के लिए। अगर वक्त के ऊपर इन पर एक्शन ना हुआ तो हो सकता है कि आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसकी चेतावनी ये कर्मचारी वर्ग दे रहे हैं, ये भी दिखाई पड़े। अब ये देखना है कि सरकार पंचायत कर्मियों और राजस्व अधिकारियों को क्या वक्त रहते ऐसा करने से रोक पाती है, या फिर ये दबाव आगे बढ़ता है। इतना तय है कि दोनों सूरतों में आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनावी वर्ष में।
अगली खबर रायपुर से है, जहां आज कांग्रेस विधायकों के एक दल ने राज्यपाल से फिर मुलाकात की। मुद्दा वही आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर का। गाड़ियों के इस काफिले को देखिए और गाड़ियों पर सवार कांग्रेस के विधायकों को देखिए। कांग्रेस विधायकों का दल सोमवार को राजभवन पहुंचा। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। मुलाकात का विषय आरक्षण संशोधन विधेयक है, जो लंबे समय से राजभवन में लंबित है। विधेयक को मंजूरी देने की अपील करने के लिए कुल 15 आदिवासी और ओबीसी विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि नए राज्यपाल भी राजनीतिक दबाव में है। राज्यपाल महोदय ने चर्चा के अनुरूप हमारा मंशा के अनुरूप थोड़ा आश्वासन नहीं मिला है। हमको लग रहा था कि राजनीतिक दबाव में राज्यपाल भी है। वहीं बीजेपी कहती है कि राज्यपाल संविधान के अनुरूप काम करते हैं, न कि सरकार की मंशा पर। मंशा के अनुरूप गवर्नर थोड़ी चलेगा, कायदे कानून नियम से प्रक्रिया से चलेगा। किसी के कहने से और दबाव से सरकार यदि दबाव डाल के गवर्नर से कुछ काम कराना चाहेगी तो संभव नहीं। कुल मिलाकर एक बार फिर कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर आरक्षण के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। देखना होगा कि क्या इस विधेयक पर कोई फैसला आ पाता है। तो आरक्षण के मसले पर सत्ता पक्ष के विधायक एक बार फिर से राजभवन का रुख कर आए हैं। यक्ष प्रश्न वही है, आखिर इस बिल का होगा क्या? डिकोड करते जरा इसे। पहली बात, निसंदेह राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें, सोचें तो इस पद पर बैठने वाली शख्सियत एक राजनीतिक बैकग्राउंड यानी किसी खास दल से भी है। ऐसे में राजभवन के कदमों को राजनीतिक पक्ष के हिसाब से देखा जाना स्वाभाविक है और उनका वैसे एक्ट करना वो भी पूरी तरह से गलत नहीं माना जा सकता। कुल जमा नए राज्यपाल से ये उम्मीद करना कि वो आसानी और शीघ्रता से इस संशोधन विधेयक पर दस्तखत कर देंगे, जिन्हें पिछले राज्यपाल ने रोका था, थोड़ा सा ये कठिन होगा, थोड़ा ये अनप्रैक्टिकल होगा। बीजेपी के लिहाज से मुद्दा चुनाव तक खिंचता है तो सत्ता पक्ष के प्रति प्रभावितों का गुस्सा बढ़ता है, यानी उनके लिए फायदा है, उनके लिए अच्छा है। वहीं भूपेश सरकार के लिहाज से देखें तो वो बार बार ये बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं कि विधानसभा से आरक्षण संशोधन बिल सरकार ने ही पास किया है, लेकिन अटका राजभवन में है, जिसमें कॉर्पोरेट विपक्ष नहीं कर रहा। कुल मिलाकर दोनों दलों के पास अपने तर्क हैं, अपनी सफाइयां हैं, मगर प्रभावित युवा इन सब के बीच कोई हल नहीं पा रहा। और ऐसा क्या चुनाव तक पॉसिबल हो पाएगा, संभव हो पाएगा, ये फिलहाल कहीं तक नजर नहीं आ रहा। और ये बात आज विधायकों के चेहरे पर भी साफ दिखी, निराशा के तौर पर। मध्य प्रदेश लिए चलेंगे, जहां 15 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने सर्वे तो शुरू कर दिया है और इस पर सियासत भी दिखने लगी। मध्य प्रदेश में असमय बारिश और ओले गिरने से गेहूं, चना, अरहर समेत दलहन फसलों पर पानी फिर गया। प्रदेश के 15 जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़वानी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, विदिशा, ग्वालियर, दमोह, सागर, भोपाल समेत 15 जिलों में सर्वे जारी है और किसानों को ये नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब किसानों की नजर सरकार की तरफ है। नुकसान तो पूरा हो रहा, कट नहीं पा रहा, सुबह तक तो पूरा हो रहा नुकसान। कभी शासन देवे समझे, हम उनके पेट खिलाने जाने। अब तो हमने छोड़कर जमीन लाई थी पैसन से, खाद भी जो ढाल लाओ तो हम तो मर गए, हम बच्चन को कैसे पाले। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने 25 मार्च तक सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांग्रेस सरकार पर किसानों की अनदेखी और मुआवजे में देरी का आरोप लगा रही है। क्या इस समय किसानों के साथ, जिसको मुख्यमंत्री भगवान कहते हैं, किसान हमारा भगवान है, पुजारी हूँ, यहाँ ले जाके वहाँ जाके कोयम्बटूर में जा रहे हैं। इधर मंत्रियों का कहना है कि सरकार को किसानों की पूरी चिंता है, इसीलिए सर्वे कार्य तेजी से किया जा रहा है। बिल्कुल शुरुआती मुआवजा दी जाएगी, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पूरी की पूरी प्राकृतिक आपदा का स्वयं निगरानी कर रहे हैं। चुनावी साल है, लिहाजा दोनों ही दल खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बताने में जुटे हैं। तो 15 जिलों के लाखों किसान अतिवृष्टि ओलावृष्टि से प्रभावित हैं, साफ दिख रहा है। मुद्दा ये कि सरकार जो दावा कर रही है, जमीनी हकीकत क्या उसके मुताबिक है या कितना फर्क है, डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश में अतिवर्षा
और इस वक्त की जो स्थिति है इससे जलजमाव है, बाढ़ के हालात हैं और इसने किसानों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। आधी से अधिक खरीफ की फसल चौपट होने के बाद प्रदेश के किसान अब बीमा कंपनी और सरकार की तरफ से मिलने वाले मुआवजे की राह तक रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने फसलों के सर्वे के आदेश दिए। अब फसल बीमा योजना को भी ज़रा समझें। इस बीमा के लिए क्लेम करते समय किसान को फसल लगाने और उसके खराब होने का प्रमाण देना पड़ता है, जो ग्राम सेवक या पटवारी से लाना पड़ता है। कई गांव में ग्राम सेवक नहीं हैं, पटवारी किसानों की सुनते नहीं हैं। सर्वे में भी पटवारी अपने मन से फसलों की स्थिति को भेज दिया करते हैं और इसका खामियाजा किसान भुगतते हैं। नाम मात्र का उनको मुआवजा मिलता है। कई बार मुआवजों के चेक की रकम हास्यास्पद हुई है, जिस पर हमने खबरें आप तक पहुंचाई। अब की बार उनके साथ छल होता है, मजाक होता है या असलियत में उनको राहत मिलती है, ये देखेंगे। अगली खबर दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी। खबर देखें। ये राम सेतु की तस्वीर है, जिसे सनातन धर्म को मानने वाले पवित्र और पौराणिक मानते हैं। मान्यता है कि राम सेतु का निर्माण भगवान राम की अगुवाई वाली वानर सेना ने किया था, जिसके इंजीनियर नल और नील नाम के वानर थे। सोमवार को राम सेतु को लेकर एक अहम सुनवाई हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए सरकार को निर्देश देने वाली मांग की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। ये याचिका भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। स्वामी ने कहा था कि सरकार ने अभी तक इस मसले पर कोई फैसला नहीं किया है, वो 9 साल से इसे टाल रही है। इससे पहले 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट राम सेतु पर क्या रुख अपनाता है। अर्थ ये कि राम सेतु को अब राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब मौका है राम सेतु के महत्व को जरा समझने का। भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच में चूने की उथली चट्टानों की एक चेन है ये। इसे भारत में राम सेतु और विश्व में एडम्स ब्रिज यानी आदम का पुल इस नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई लगभग 30 मील यानी कि 48 किलोमीटर है। ये पुल मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को एक दूसरे से अलग करता है। इस इलाके में समुद्र बेहद उथला है और यहाँ बड़ी नाव या जहाज को चलाने में काफ़ी दिक्कतें जाती हैं। ये कहते हैं कि 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों की वजह से समुद्र को कुछ यहाँ गहरा बना दिया, जहाँ पुल समुद्र में डूबने की भी कथाएं। 1993 में नासा ने इस राम सेतु की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी, जिसमें इसे मानव निर्मित पुल बताया गया था। राम सेतु के बारे में 3 सबसे चर्चित दावे हैं। हिंदू मानते हैं कि इसे भगवान श्री राम ने बनवाया था। मुस्लिमों का मानना है कि आदम का बनाया ब्रिज है। साइंटिफिक कम्युनिटी मानती है कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से यहाँ पर समुद्र उथला हुआ और ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। चलिए अब इस सुनवाई पर एक बार फिर विश्व की नजरें टिकी रहेंगी। अगली खबर जो है आपको दिखाने वाले ब्रिटेन से, जहां भारतीय हाई कमीशन की बिल्डिंग पर खालिस्तान समर्थकों ने उत्पात मचाया। देखें। ये ब्रिटेन में भारतीय हाई कमीशन की इमारत है, जहां रविवार शाम को सैकड़ों की तादाद में खालिस्तानी समर्थक बिल्डिंग के बाहर जमा हुए और बिल्डिंग में घुसकर तिरंगे झंडे को उतार दिया। भारत में इस पर सख्त ऐतराज जताया गया। दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमिश्नर तलब किए गए। इस बीच हाई कमीशन पर अब पहले से बड़ा तिरंगा लगा दिया गया है। हाई कमीशन पहुंचे खालिस्तान समर्थकों के हाथ में खालिस्तानी झंडा और अमृतपाल सिंह के पोस्टर थे। पोस्टर्स पर फ्री अमृतपाल, वी वांट जस्टिस, वी स्टैंड विद अमृतपाल सिंह लिखा हुआ था। दरअसल अजनाला थाने पर हमले के आरोपी अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने पिछले 3 दिन से राज्य के अलग अलग हिस्सों में अभियान चला रखा है। पुलिस ने रविवार को अमृतपाल के 34 और साथियों को गिरफ्तार किया। अब तक पुलिस 114 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूरे सूबे में फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। तो आश्वासन मिला है कि कड़ी कार्रवाई खालिस्तान समर्थकों पर होगी और भारत ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया और नाराजगी जाहिर की। देखना ही होगा कि क्या ये प्रतिक्रियाओं का दौर थमेगा, इन पर कंट्रोल होगा। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल फिर से इसी मंच पर खबरों को डिकोड करने के लिए आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।